Hello friends, I'm Dr. Nitisha and I'm starting class 11 computer science course. I will be covering CBSE course, CBSE syllabus and our first chapter is computer system. आपका यहाँ पढ़ने के बाद इतने अच्छे से concepts clear हो जाएंगे कि you won't have to go anywhere else. So stay tuned and watch all our chapters that we are going to cover in this playlist. Okay, so our first chapter computer system, I'm carrying forward with that. So what is a computer? What is a computer system? Okay, a computer system is an electronic device that takes input and that generates output. Okay, and in between it processes it. Okay, it takes input, processes it and generates output. So what we do in the input is we give instructions to the computer that do this, do that, or what we do to the computer is we generally write the programs. प्रोग्रामिंग करते हैं हम, प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो प्रोग्राम्स के फॉर्म में हम इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में और आउटपुट हमारे पास रिजल्ट की फॉर्म में आता है. ठीक है, तो computer system is electronic device that can be programmed to accept input, process data and generate output. Okay, and computer along with hardware and software, that is called a computer system. Computer system is hardware plus software, that is computer system. Okay, so it primarily consists of a CPU, memory, input output, memory, input output unit, storage devices. ओके, सो जो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर सीपीयू है. आप देखते हो प्रोसेसर लगा होता है किसी भी लैपटॉप में. मेमोरी होती है स्टोर करने के लिए. स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें, हार्ड डिस्क. एंड हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, तो इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट इज ऑल्सो देयर. So these all forms the computer system. Okay, so these are the components of the computer system. I'm just discussing it. So first of all, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इनपुट दे, प्रोसेसिंग हो और आउटपुट आए, ये तो है हमारा कंप्यूटर. ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है जहां पर, वो है कंप्यूटर सिस्टम. एंड कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं सीपीयू, मेमोरी और हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट यूनिट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, so all these components function together to as a single unit to deliver the desired output. So a computer system includes hardware and software. आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट है. हार्डवेयर पार्ट पे हम जो है हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जो इतने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे जो है हार्डवेयर हैं. और जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है. ओके, तो सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ programs, okay, that is used to give the instructions to the computer. Both are necessary. कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर की कि हम उसमें प्रोग्राम्स फीड कर रहे हैं, तो हम steps of instructions we are providing to the computer. So that is your software part.
and those visible components that include monitor, that include keyboard, that include mouse, that is your software. Okay, so both are necessary. सो कंपोनेंट्स अभी मैंने बताए कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. हमारे पास है इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस वो हमारा प्रोसेसर जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इनपुट डिवाइस में हमारा आपका आ गया माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा. ओके, इनसे हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में डालते हैं. फिर ये सीपीयू के पास गए. सीपीयू में हमारे पास एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट है जो कि सारी चीजें कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है. और प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी, ओके, दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज इन बिटवीन. आप एएलयू में इंस्ट्रक्शंस देते हो 2+3, वो कहाँ जाके स्टोर होता है? वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है. प्राइमरी मेमोरी में जो है स्टोर होके फिर अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है. सेकेंडरी स्टोरेज. Okay, so you can draw this diagram if it comes in your exam. Components of computer system and output devices are used to take the output generated on the screen, like on monitor, on printer, on your speakers. They are output devices. Okay, so a CPU is usually commonly called processor, and it is for processing. It is the brain of computer, and it contains of ALU and CU, and you can say arithmetic logic unit and control unit generates the sequential instruction execution where data should flow, that is interpreted by this. Okay, so now next is, okay, so input output. तो ये आपको पता होने चाहिए, पूरे जो जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है सीपीयू का. इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू. सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड सीयू and primary memory, and this when the memory is when you just temporarily use or use to generate or store the data, like 2+3 is stored, like 5 is stored in the 5 is calculated and stored in the primary memory. And when we take the output on the screen, either that is directly just given or we just store it in the secondary storage and then it gives the output. So you can just learn these things, uh, that what is input device, what is CPU, output device, that is the components of computer system is very important question from exam point of view, so you can do it. Next, so again they have elaboratedly explained what is keyboard, mouse, scanner and touch screen. So input devices through which the control signals are sent to a computer are termed as input devices. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by computer system. For example, keyboard, mouse, scanner, touchscreen, etc. Okay, so there is, you can say, a braille operated input system, and also you can say in the web we are having the data is given through Google Voice also, Google Voice search also.
So whatever the way you gave the instructions to the computer, that is the input device. Data entered through the input device is temporarily stored in the main memory, रैम में स्टोर होता है. तो आपको मैं बार बार बता रही थी पहले भी कि प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. Okay, so the permanent storage, for permanent storage and future use, the data as well as instructions are stored permanently in storage locations or secondary memory. Okay, तो पहला जो है इनपुट डिवाइस क्या है, हमारे ये सारे हैं मैंने बताया. इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन के अलावा भी गूगल वॉइस एंड वॉइस कमांड्स देने वाले सॉफ्टवेयर्स, एज वेल एज your you can say keyboards and sorry गूगल वॉइस एंड ब्रेल के लिए जो है हमारे पास अलग से सिस्टम है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर इनपुट डिवाइस. अभी हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस. Monitor, printer, speaker, 3D printer. So digital monitor you all would have seen. There you have displaying device, that is the you display monitor. Okay, so 3D printers, 3D जो हमारे पास digital designs है, प्रिंटर 3D फॉर्म में हमारे पास जनरेट हो रहा है. whatever the data you are giving, that 3D printer is there, 3D में प्रिंट करता है. और हमारे पास जो है प्रिंटर का ही एक्सटेंडेड यू कैन से न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर, इट इज 3D printer which is used to build physical replica of digital 3D designs. Okay, now evolution of computers, कि कंप्यूटर्स इवॉल्व कैसे हुए. तो मैंने बता दिया, अभी तक आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं. व्हाट इज द कंप्यूटर सिस्टम, एंड what are the components of computer system. Then second question is explain the components like input, output device, processor and all. Then third one is evolution of the computer. Okay, तो 3 क्वेश्चंस आपके जो है पक्का पक्का आ सकते हैं 11th के एग्जाम्स में. तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फ्रॉम simple computer to modern day powerful data processor, computing device have evolved relatively in the short span of time. like 500 BC अगर हम चले तो ये 500 BC में computer is attributed to the invention of abacus. Almost 3000 years ago it was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculations only. abacus आया सबसे पहले 500 BC में. फिर हमारे पास Pascaline आया, that was designed by the Blaise Pascal, and he invented the mechanical calculator to do subtraction, addition, multiplication and division through repeated addition and subtraction. So in 1642 Pascaline. So this timeline is very important, you have to learn it. 500 BC में abacus, 1642 में Pascaline, 1834 में analytical engine. Charles Babbage invented the analytical engine, a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying, the output of which is considered to be the basis of modern computers. So आप याद रख पाएंगे, सबसे पहले जो था abacus, फिर Pascaline, फिर analytical engine, then tabulating machine. हरमन हॉलरिथ ने डिजाइन करी tabulating machine, and it is used for summarizing the data stored on the punch cards. It is considered to be the first step towards programming. तो punch cards क्या होते हैं, कुछ cards की तरह हम जो पंच मशीन होती है उस तरह की हम जो है इनपुट डिवाइसेस से डेटा फीड कराते हैं और वहां पे प्रोसेसिंग होती है. तो प्रोग्रामिंग जो है हम प्रोग्राम्स पंच कार्ड्स पे हेल्प करके उस पे जो वीव करके और उसको हम फेड करते हैं मशीन को. नाउ ट्यूरिंग मशीन, a concept was a general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program
stored on the punch card. In 1937 ट्यूरिंग मशीन केम, वो भी पंच कार्ड पे ही चल रही है. Then EDVAC ENIAC system came. First EDVAC and then ENIAC. John von Neumann, ओके, जो कि हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी है उसका, तो वो हमारे पास जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. John von Neumann introduced the concept of stored program computer which was capable of storing data as well as program in the memory. EDVAC and then ENIAC, the computer was developed based on this concept. Then came your transistors, जहाँ पर आपकी vacuum tubes लगी होती हैं, और it was developed by Bell Lab using semiconductor materials. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया ट्रांजिस्टर्स के बहुत बड़े बड़े होते थे, रूम साइज होते थे. देन केम योर इंटीग्रेटेड चिप्स, जो कि सिलिकॉन चिप्स आज भी रिड्यूस करे जा रहे हैं हम साइज के अंदर. तो आईसीज, तो ये आईसीज जो है वो आपकी यहाँ पर 1970s में आ गई थी. तो यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, आपको ऐसे ही लिखना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और ये आपका हर जो चीज है यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है. ठीक है. देन कम्स Moore's law. So actually during 1970s large scale integration of electric circuits allowed integration of complete CPU on a single chip. तो सारा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हमारे जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर थे अब वो स्मॉल चिप्स पे आ गए, और चिप्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो है सीपीयू के जो सीपीयू है वो छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में आपके जो है सारा सर्किट पूरा का पूरा होल्ड कर रहा था. So Moore's law predicted exponential growth in number of transistors which could be assembled on a single microchip. एक सिंगल माइक्रोचिप पे कितने ज्यादा हमारे जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं, तो वो हमारा प्रोसेसिंग पावर of computer increased exponentially. Around 3 million components on small sized chip termed as VLSI. For further advancement in technology is feasible to fabricate high density transistor, यानी 106 transistors on a single IC. So super large scale SLSI. तो आपको जो ये transistors जो है on a single chip that is doubling every year. IBM introduced the first PC in 1901 and Apple introduced Macintosh in 94. The popular that surged the, you can say, GUI based computer system by Microsoft and other in place of computers with only command interface like Unix or DOS. Okay, so जो number of transistors are doubling every year, performance is increasing. Then due to this are all three type of computer. First Apple first your home user computer by IBM, then Apple Macintosh, then your GUI based, all of them came. Okay, so and further are you can say laptops, PCs, smartphones, tablets, personal PDAs, personal digital assistant with high speed, high memory, connectivity mechanisms, they all came. Okay, then comes your primary memory and secondary memory that comes under the memory. So primary memory कौन सी होती है हमारी, जिसके अंदर हम टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं. जब हम सेव एज कर देते हैं तो वो सेकेंडरी में जाके सेव होता है. जब तक सेव एज नहीं करते वो कहीं तो जा रहा है, कहीं तो टाइप होके रह रहा है, तो वो प्राइमरी में है. प्राइमरी में कहीं भी टाइप होके रहेगा, फिर सेकेंडरी में
सेव एस करके हम जो सेव कर दिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है। सो अब है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब वो मेमोरी को हम मेजर भी कर सकते हैं किसी तरह। तो हमारे पास सबसे पहले बिट्स, 0 और 1 की फॉर्म में बिट्स। ओके, देन 4-bit word is called a nibble. Nibble is like 1001, 4 bits का combination 1010 1111, ये हमारा निबल है। और ऐसे ही हमारा 2 निबल वर्ड्स, ये तो हो गया 0 और 1, ये हो गया 4 का कॉम्बिनेशन, ये हो गया 8 का 10101010 1111111, ये 8 का कॉम्बिनेशन है। ओके, ऐसे ही हमारे पास ये हमारे पास किलोबाइट्स है। ओके, किलोबिट बाइट्स इज 1 KB, तो ये 1 बाइट हो गया। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो 1 किलोबाइट है दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ओके, 1 MB is equal to 1024 KBs. Here it's written also. 1 GB is equal to 1024 MBs. 1 TB is equal to 10। ओके, तो ऐसा होता है ना, योटा जेटा एक्सा पेटा, उल्टे से स्टार्ट करते हैं हम। योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो, उल्टे से स्टार्ट करें तो। ओके, योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। तो इस तरह से आपकी मेजरिंग यूनिट्स हैं। बिट्स 0 और 1, निबल 4 टाइम्स 0000 या 1 4-bit word, and byte is 8-bit word, and rest you can see. Okay, now next is RAM, random access memory. It's a volatile memory. So RAM is a volatile memory. As long as power is being supplied to it, okay, it is working. Whenever the computer is started or software is launched, the required program and data is loaded into RAM. RAM is referred to as main memory, and it is faster than secondary memory or storage device. तो रैम वॉलेटाइल है, जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है तब तक हमारे पास वो रहेगी, जो डाटा है वो उसमें रहेगा। इट्स टेम्पररी, इट स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, जैसे तो हम वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो वो सारा रैम में जा रहा है। जब तक आपका पावर ऑन रहेगा तब तक वो आपका ऑन उसके जो है टेम्पररी मेमोरी में जाएगा। अब जब तक आप सेव एज नहीं क्लिक करते तब तक वो सेव होके स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं जाएगा, बल्कि रैम में ही रहेगा। तो रैम हमारा क्या है, टेम्पररी मेमोरी जो कि वॉलेटाइल है, जो कि सिर्फ जब तक पावर आ रही है तब तक ही ऑन है, और ये स्टोर्स द रनिंग प्रोग्राम। ठीक है, और हमारा जो सिस्टम लोड होता है, स्टार्टिंग में बूट होता है, तब भी सब रैम में जो है हमारा फर्स्ट द सिस्टम इज यू कैन से loaded in the data is loaded in the RAM for processing, and the system softwares, so application, you can say software application is launched, it requires data to be loaded into the RAM. Okay, then ROM is a non-volatile. Its content are lost when the power is turned on. Like if I just shut the systems, then your complete
you can say data will also be lost. It is used as a small but faster permanent storage, like the contents which are rarely changed. जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना होता है, तो वो हमारा रोम में स्टार्ट होता है। हर बार सेम तरह का इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करके आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तो वो रोम के अंदर होता है। रोम के अंदर वो आपकी पावर कट भी कर दे तो भी हमारा हम उसके जो है पावर कट करने के बाद भी हमारा रोम से डिलीट नहीं होता है, तो वो हम उसके लिए ही यूज करते हैं कि जिसमें परमानेंट स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो, जो कि बूटिंग प्रोग्राम्स को स्टोर बूट प्रोग्राम को के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी जो है फास्टर देन it is RAM is faster than secondary storage, but it is not RAM is not faster as compared to processor. जो processor है हमारा that may have a slow down. The speed of the operation of the CPU is very high, and प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी लगा देते हैं हम, उसका नाम है कैश। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा दैट फ्रीक्वेंटली एक्सेस फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस, जिससे कि एवरेज टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो सारी की सारी कॉपीज जो है प्राइमरी मेमोरी में से वो हमारे कैश में जो है रहता है। फिर उससे जब सीपीयू प्रोसेसर हमारा एक्सट्रैक्ट करता है तो हमारा इजी हो जाता है कैश में से एक्सट्रैक्ट करना। ओके, so it is read in case of requirement is met, it is read from cache, otherwise the primary memory is accessed. ठीक है, now last one is secondary storage. सेकेंडरी स्टोरेज में आपको सब पता है, आप यूज करते हैं बहुत सारा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी सब ऑब्सोलीट हो गया आजकल, तो पेन ड्राइव है बस, और हार्ड डिस्क भी हमारा एसडीडी जो है एसएसडी यूज होता है, और टेप ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। Okay, so either they has large capacity, either is either volatile or read-only memory. Thus, a computer system needs auxiliary or secondary memory to permanently store data or instructions for future use. तो आपका जो डेटा है कहीं तो सेव होगा जाके, सेकेंडरी मेमोरी में वो सेव होता है। वो नॉन वॉलेटाइल है, अगर हम पावर ऑफ भी कर देंगे तो डेटा हमारा पेन ड्राइव में बचेगा ही बचेगा, ऐसा नहीं है। और ये सभी के सभी यू कैन से दे आर you can say non-volatile. Okay, so as the power is turned off, still the data is there inside this. Okay, so examples of secondary memory devices includes hard disk, pen drive, CD, DVD. सीडी और डीवीडी में फर्क क्या है? डीवीडी ज्यादा डाटा कैप्चर कर सकती है, होल्ड कर सकती है। ऐसे ही आपका पेन ड्राइव बहुत ज्यादा होल्ड कर सकती है। हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये काफी ज्यादा आपका डाटा स्टोर करने के काम आते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम बस कॉन्सेप्ट। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, तीन तरह की बस होती है हमारे पास। So data needs to be transferred between CPU and primary memory. Okay, so और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी। जो डिफरेंट फिजिकल वायर्स जो आपकी यूज हो रही हैं इनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू से मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस आपस में, इन सभी में, तो हमारे पास तीन तरह की है। वन इज डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। जो डेटा बस है दैट इज ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो मेन डाटा है वो डाटा बस ट्रेवल करती है। एड्रेस हमारा जो एड्रेस लोकेशंस जो है, एड्रेस बस टू ट्रांसफर द एड्रेस बिटवीन CPU and main memory, or address of the memory location that CPU wants to read
और राइट फ्रॉम द स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। तो आपका नाम से ही पता लग रहा है, डेटा बस है तो डेटा के लिए है, एड्रेस बस है तो किसी का भी एड्रेस फेच करने के लिए है, कैरी करने के लिए, एड्रेस कैरी करने के लिए है। और कंट्रोल है तो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे, तो आपस में सारा का सारा कहीं पे कोई कोलिजन ना हो, कोई कोलैप्स ना हो, तो उसके लिए कंट्रोल बस भी है हमारे पास। तो सीपीयू मेमोरी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आपस में जो है इन्हीं के साथ जो है आपकी जो देर आर control bus, address bus and data bus to handle the, or you can say to for the movement of data from one place to another. Okay, now next is 1 minute. So next is your microprocessor, CPU on single chip. As I told you, in the chip you are having various transistors, like जो काम कर सकते हैं वो एक सिंगल चिप पे आ जाता है। तो सीपीयू में आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब छोटा प्रोसेसर बनता जा रहा है, जो छोटा जितना स्मॉल इन साइज। तो सीपीयू ऑन सिंगल चिप, उसका एक वर्ड साइज होता है और क्लॉक स्पीड होती है। तो in earlier days a computer CPU is used to occupy a large room cabinet, तो अब वो उसका CPU का साइज माइक्रोचिप पे हो गया है। प्रोसेसर जो है सिंगल माइक्रोचिप पे जो एक CPU इम्प्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर हमारा स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट कैरीज वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस। सो सारे जो काम है ये करते हैं। These days microprocessor is built over integrated circuits comprising millions of small components, resistors, transistors, diodes, etc. Okay, so millions of components are there on ICs nowadays. So microprocessors जो evolved over the time and increased in processing capabilities, reduced in size. Okay, और जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिली सेकेंड जो है वो करते हैं एग्जीक्यूट। और हमारे जो ये एक डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास पहले एलएसआई थी, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड दिस इज nowadays SLSI is coming. ओके, सो जिसके अंदर हमारा जो है ओके 95 से अभी तक हमारा जो है मैक्सिमम you can say that is embedded on the chips. Then comes your microcontrollers. I think चलो microcontrollers जो हैं it is a small computing device which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripherals, all are embedded on the single chip as compared to microprocessor that has only one CPU on the chip. So in the microprocessor there is a simple CPU on a chip, but like in our uh, keyboard, mouse, washing machine, digital camera, pen drive, remote controllers, microwaves, they are having microcontrollers. आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो, सीपीयू एक चिप पे है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स क्या है कि हमारे पास सीपीयू, रैम, रोम और सब कुछ हमारा एक ही चिप पे जो है एम्बेडेड है। तो हमारा वेरी स्मॉल साइज माइक्रो कंट्रोलर जो है it is used it is embedded on another device or system to perform specific functionality. For example, microcontroller is fully automatic washing machine is used to control washing cycle without any human intervention. Okay, the cycle starts with filling water, after which clothes are soaked and washed and then drained and spin dried. Everything is on microcontroller. So
it has permitted repetitive execution of the tedious task automatically without the human intervention, thereby saving the precious time. Okay. Now data and information. डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स हैं. इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा है. सो डेटा कैन बी योर रैंडम. ओके, रैंडम डेटा ए टू जेड हमारा हो गया, 0 to 9 हो गया, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, स्पेशल सिंबल्स हो गए. अगर हमारा सब ऐसे ही पड़ा है, स्टार सिंबल हो गया, तो इनका विदाउट एनी मीनिंग कुछ मतलब ही नहीं है, तो रॉ फैक्ट्स हैं वो. और अगर हम इसी को कह दें कि 93844869, लाइक वट एवर योर फोन नंबर इज, ये हमारा फोन नंबर, तो फोन नंबर हमारी इंफॉर्मेशन है और ये उसका कंटेंट है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज योर प्रोसेस डेटा. नाउ स्ट्रक्चर्ड डेटा. Data which follows a structure, strict record structure or easy to comprehend, that is called structured data. Pre-specified tabular format में जो है हमारे पास structured data, attendance का record है जैसे ये इस तरह का, तो ये structured data है. वहीं अगर images, audio और वीडियो है, तो YouTube पे हजारों करोड़ों अरबों हमारे पास वीडियोस है, ऑडियोज और इमेजेस भी नेट पे जो है, तो वे सारा आपस में मिला के उनको हम बोलते हैं. अगर उस तरह का डेटा है जो एक्सेल फाइल वगैरह के अंदर मतलब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो भी जाता है प्रोसेस, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि उसमें वीडियोस है, ऑडियोज है, इमेजेस है, जिसका किसी से कोई लिंक नहीं है आपस में. और जो स्ट्रक्चर्ड है उसमें कंप्लीटली आपका स्ट्रक्चरली फिल्ड होगा डेटा. और नेक्स्ट इज योर सेमी स्ट्रक्चर डेटा. सेमी स्ट्रक्चर डेटा में जैसे तो आपका डेटा विच इज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इंटरनल टैग्स मार्किंग्स टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट. जैसे HTML पेज जो ईमेल है कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल्स जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है. इसके अंदर हमारा स्टूडेंट्स मंथ वाइज अटेंडेंस, आपने कभी कोई CSV फाइल डाउनलोड करी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर अटेंडेंस बट हियर ईच डेटा वैल्यू इज प्रेसिडेड बाय अ टैग, नेम, मंथ, क्लास, अटेंडेंस, इनकी टैग्स बने हुए और उसके आगे लिखे हुए हैं. तो ये हमारी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेटा कैप्चरिंग. डेटा कैप्चर हम किस तरह करते हैं? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म, कीबोर्ड से, बारकोड स्कैनर, रीडर आपका जो होता है, आप उस पे मॉल्स में जाते हैं तो सोशल मीडिया, रिमोट सेंसर्स ऑन द अर्थ ऑर्बिटिंग satellites sometimes. So heterogeneous data sources are there that makes it complex to capture the data. Even we capture the data from of satellites also, but remote sensors also, uh, but that is complex one, tedious one. But we can uh, we are able to collect the data, uh, though it may be hard, but we are able to collect using various sources. Now next is, so डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमारे पास जो है डेटा की रिक्वायरमेंट है, डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है. तो जैसा हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर large organization, they are storing this data and that larger faster servers are deployed to store the vast amount of information. Okay, so cost हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की और सेटिंग अ सर्वर इज वेरी हाई. तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटअप्स यूजुअली क्लाउड पे लेते हैं. ठीक है, स्टोरेज स्पेस. तो हमारा डेटा स्टोरेज जो है डेटा इज प्रोड्यूसिंग एट अ वेरी हाई रेट
तो हमारा जो है डाटा स्टोर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। Data retrieval, it involves fetching data from storage device for processing as per the user requirements. As database grow, the challenges involved in search and retrieval of the data is in acceptable time also increase. Minimizing the data access is crucial for faster data processing. तो कहीं से भी डेटा फेच करना, रिट्रीव करना, लेना डाटा को, तो आपका डाटा कैप्चर किया, फिर स्टोर किया और फिर रिट्रीव किया। ठीक है, तो ये हमारा डाटा कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल के अंदर आता है। डाटा डिलीशन, अगर हमारा कहीं पे कुछ डाटा ओवर रिटन नहीं हुआ है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कहीं पे ओवर राइट हो गया तो वी कांट रिकवर इट। मोर ओवर, आपका जब डेटा सेव करते हैं तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है उसको, जो आपको नहीं समझ आएगा ऐसी फॉर्म में उसको सेव किया जाता है, ताकि कोई अटैक हो, कोई वनरेबिलिटी हो तो उसको वो डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो हमारा डेटा डिलीशन। नाउ नेक्स्ट, what is software? Software is a set of instructions. Okay, it is set of instructions which is given to the computer system, where computer just, you can say, process the instructions and do work accordingly. Okay, so it consists of, okay, systems of, it is of two types: system software, application software. Okay, it is majorly of two types: system software, application software. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे पास जो सब कुछ है लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, लाइक वी आर हैविंग operating system, like that operating system which other software cannot work। देखिए, दो तरह के हैं, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन एप्स आप जो डालते हैं सिस्टम में, वो एप्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आते हैं आप नहीं डालते हैं, वो कंपनी डाल के भेजती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, विंडोज विंडोज 11, और हमारे पास जो है मैक के और एप्पल के, या फिर किसी के भी हमारे पास मैकिनटॉश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, लिनक्स, कुछ भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और सिस्टम यूटिलिटीज जो है वो मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमारा काम है डिस्क फ्रेगमेंट करना, फॉर्मेटिंग करना, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। ठीक है, तो हमारा ये सब सिस्टम यूटिलिटीज में आता है। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन, ये सब हमारे पास यूटिलिटीज में आता है। और ड्राइवर्स, आपको क्या होता है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत होती है। Device driver is used to ensure proper functioning of a particular device. It comes to the overall working of the computer system. जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स एक पर्टिकुलर डिवाइस के चलाने के लिए वो यूज होते हैं। I should repeat this, that for the purpose of the device driver is to ensure proper functioning of the पर्टिकुलर डिवाइस। लाइक हम कुछ भी चीज़ अटैच करते हैं एक्सटर्नल, तो उससे रिलेटेड जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट provides the required services by hiding the details of the operation performed at the hardware level of device, just like a language translator। जो मीडिएटर है ना, उसकी तरह काम करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और किसके बीच में, अटैच डिवाइस के बीच में। नाउ प्रोग्रामिंग टूल्स।
Programming tools, just next. Let me come to application software first. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जो है एप्स आप बनाते हो तो एप्स आपकी जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ओके, तो यूजर इंटरफेस से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कांटेक्ट करता है, लाइक जो आपके सामने वेबसाइट वगैरह बनी होती है और एप्स आपके पास बनी होती है, तो वो प्रोग्रामिंग टूल्स की हेल्प से बनाई गई होती है, और फिर वो हमारा सिस्टम यूटिलिटीज जो है और ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से जो है हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। जो हमारी C++, जावा, फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास आपकी जो है हायर लेवल लैंग्वेज, और हमारे पास जिसके अंदर हायर लेवल लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन वगैरह आती है, और हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज हैं। तो लो लेवल में हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज योर लाइक humans only, and this low level that is in the form of 0 and 1. ओके, तो 0 and 1 की फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और हमारे पास हाई लेवल के अंदर जो है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, ठीक है, ये सब रहती है। यस, नेक्स्ट इज ट्रांसलेटर। हमारा जो कंप्यूटर का कोड है वो उसको सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में समझ आता है, लेकिन लिखते तो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है कंप्यूटर के साथ, तो वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को जो है 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, and that is your function of the translator. हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, दिस इज द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर। तो हमारे पास असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो the translator used to convert code written in assembly language to machine language, that is assembler. असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते थे, असेंबली लैंग्वेज को 0 और 1 की फॉर्म में यानी मशीन लैंग्वेज में राइट करने को बोलते हैं हम असेंबलर का काम, जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना 0 और 1 में। ऐसे ही हमारा जो है we need translator to convert high level to machine for execution by computer. Compiler convert the source code into machine code. All of them they convert high level into low level only. But this converts, assembler converts assembly language. Compiler जो है source code into machine code. If the code follows all syntactic rules, then it is executed by the computer. Once it is translated, the compiler is not needed. ओके, और इंटरप्रेटर जो है हमारा 1 लाइन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ होल प्रोग्राम टू गो, लाइक इंटरप्रेटर 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इट रिपीट्स स्टेप्स फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो कंपाइलर 1 गो में सारा प्रोग्राम कंपाइल कर देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ओके, तो ये हमारा इनका बीच में डिफरेंस है। Now operating system. Operating system has various functions, like it is maintaining, it's a resource manager. Computers like they are connected with the various printers and scanners. So resources, which resource to be used, okay, which resource can be used properly,
एंड यू कैन से जो उसका मैनेजमेंट है वो अच्छे से जो है हमारा रिसोर्स मैनेजर वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और फंक्शनैलिटीज हैं लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट करता है वेरियस प्रोसेसेस। ओके, it is responsibility of operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. Okay, so processes को मिनिमम टाइम में आपको एलोकेट करता है, मल्टीपल एग्जीक्यूट करता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द प्रोसेसेस करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट लाइकवाइज मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेन टास्क is divided, the main task of memory management is to allocate and free the remaining memory। जब मेमोरी चाहिए होती है किसी प्रोसेस को तो मेमोरी एलोकेट करता है, और जब वो वहां पे से उस प्रोसेस का काम फिनिश हो जाता है तो वो उससे डी एलोकेट करता है। ओके, नेक्स्ट फाइल्स मैनेज करता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल जो है मैनेज होती है, लाइक फाइल मैनेजमेंट, क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्रोटेक्शन is a crucial function. There must be mechanism to stop accessing by the some unknown vulnerable से बचाता है। Then फाइल मैनेजमेंट हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट में हमारा जो कोई भी हम डिवाइस अटैच करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से इंटरेक्शन कराने में मदद करता है और उस डिवाइस को प्रॉपरली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूजर इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी तरह के यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड है। जैसे कमांड लाइन इंटरफेस रिक्वायर्स अ यूज़र टू एंटर द कमांड्स टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और डिलीटिंग द फाइल्स। तो आपके जो कमांड्स जो है आप इनपुट कमांड्स आप देते हो थ्रू द कीबोर्ड एज इंटरफेस, और हमारा लेस इंटरेक्टिव होता है और सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम रन करता है। लाइक डोस में, एमएस डोस यूनिक्स के अंदर हमारे पास जो है कमांड लाइन इंटरफेस था। ओके, देन GUI जो है लेट्स यूजर रन प्रोग्राम्स और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द इन द फॉर्म ऑफ द आइकन्स, मेन्यूज और विजुअल ऑप्शंस। आइकन्स यूजुअली represent file program stored on the computer, and windows represent running programs that user has launched through the operating system। जो कॉमन GUI है विंडोज, उबंटू, फेडोरा, मैकिनटॉश एक्सेट्रा। ठीक है, देन हमारा टच स्क्रीन है। आप चलाते हो सब कुछ, फोन्स वगैरह चलाते हो तो वो टच स्क्रीन है। ऐसी वॉइस बेस्ड इंटरफेस आ रहे हैं। जेस्चर्स, जेस्चर्स होता है कि हैंड मोमेंट्स एंड जेस्चर्स से जो है आप इंटरफेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट विल बी that is in interacting also। So this was all about your first chapter computer system, और हमने इसको पूरा पूरा एलोबरेटली पढ़ने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ पार्ट कम पढ़ा हो, कुछ पार्ट ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन वी ट्राई टू कवर इट ऑल। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट टास्क है कि ये सभी के सभी सीरीज में देखते जाएं, और आपका जो है पूरा 11th का सिलेबस कवर कर रहे हैं NCERT कंप्यूटर साइंस। तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो जस्ट सेंड इट टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आप जरूर जरूर शेयर कीजिए, सो दैट आपके जो क्लासमेट्स हैं वो अभी 11th के एग्जाम्स हैं तो उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, सो थैंक यू ऑल।